स्ट्रक्चर हावर्थ फॉर्मूला फ्रुक्टोज का, ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। और ग्लूकोज के तरह फ्रुक्टोज भी, जो इसका प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रुक्टोज का, कि जिस प्रकार से ग्लूकोज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसी तरह से फ्रुक्टोज भी क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हालांकि ग्लूकोज से कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 375 केल्विन होता है फ्रुक्टोज का। और फ्रुक्टोज लिवोरोटेटरी होता है, ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में है कि ये लिवोरोटेटरी होता है, और साथ ही साथ यह जल में घुलनशील होता है। ग्लूकोज भी जल में घुलनशील होता है, फ्रुक्टोज भी जल में घुलनशील होता है, लेकिन जो फ्रुक्टोज है यह ईथर में और एल्कोहल में इनसोल्यूबल होता है। याद रखेंगे, फ्रुक्टोज ईथर और एल्कोहल में इनसोल्यूबल होता है और घुलनशील होता है, जबकि ये जल में घुलनशील होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए फ्रुक्टोज की। ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक कीटोन होता है। और ये फ्रुक्टोज जो होता है, ये फ्रुक्टोज जांच करने के लिए जो फ्रुक्टोज का टेस्ट होता है, तो जिस तरह से ग्लूकोज बेंडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों के साथ जिस प्रकार से ग्लूकोज लाल रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप प्रदान करता है, उसी तरह से फ्रुक्टोज भी लाल रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप प्रदान करता है। इन दोनों में भी समानता है। और समानता यह है कि ग्लूकोज जिस प्रकार से टॉलेन रिएजेंट के साथ जो अभिक्रिया करता है, तो उससे सिल्वर मिरर प्राप्त होता है, उसी तरह से यह भी रिड्यूस हो जाता है, उसी तरह से यह भी सिल्वर मिरर प्रदान करता है। ये समानता है। लेकिन जो आयोडीन का विलयन होता है, जलीय विलयन, आयोडीन के जलीय विलयन के साथ जो फ्रुक्टोज होता है, यह नीला रंग प्रदान नहीं करता। इस बात को मार्क कीजिएगा कि जो फ्रुक्टोज होता है वो आयोडीन के जलीय विलयन के साथ नीला रंग प्रदान नहीं करता है। और इसके बाद इसके निर्माण की चर्चा करते हैं। निर्माण कैसे किया जाता है, तो आप इसके पहले भी ग्लूकोज वाले के निर्माण में आपने पढ़ा कि जो सुक्रोज होता है, क्योंकि सुक्रोज डाइसैकेराइड है, उसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज रहता है, तो सुक्रोज से भी इसका निर्माण होता है। जब उसको गर्म करते हैं और गर्म किया जाता है Cl अथवा H2SO4 की उपस्थिति में, तो उसमें बराबर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होते हैं, जिसके मिश्रण को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। और इन्वर्ट शुगर भी मीठे स्वाद वाला होता है, याद रखेंगे। और औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर फ्रुक्टोज का निर्माण इनुलिन से होता है। इनुलिन 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 है। इस इनुलिन से इसका निर्माण होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है। और हाइड्रोलिसिस जब होता है, उसको गर्म करते हैं, ये H2SO4 की उपस्थिति में जो उसका जलीय विलयन होता है, उसके साथ जब गर्म किया जाता है, तो इनुलिन से फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। क्योंकि इनुलिन एक पॉलीसेकेराइड है, इसमें बहुत अधिक मात्रा पॉलीसेकेराइड है, और यह केवल फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से फ्रुक्टोज का निर्माण इनुलिन से औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। मोनोसेकेराइड्स के पश्चात हम लोग ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में जानेंगे। ओलिगो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है फ्यू, थोड़ा। और इसमें ओलिगोसेकेराइड्स में मोनोसेकेराइड्स की संख्या 2 से लेकर 10 के बीच होती है। अर्थात जब ओलिगोसेकेराइड्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, तो उससे 2 से लेकर के और 10 के बीच में मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। तो उसमें ओलिगोसेकेराइड में जो मोनोसेकेराइड्स की संख्या है, इसके आधार पर इसको फर्दर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण करते हैं कि ये डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पेंटासेकेराइड, इस तरह से इनका वर्गीकरण होता है। डाई का अर्थ होता है 2, डाई का अर्थ है 2, ट्राई का अर्थ है 3, टेट्रा 4, पेंटा 5। ठीक, तो ये सेकेराइड यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स के लिए आया है। यानी कि वैसे ओलिगोसेकेराइड जिनके हाइड्रोलिसिस से 2 अणु मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, उनको कहा जाता है डाइसेकेराइड। और जिनसे 3 अणु प्राप्त होगा, जिनके हाइड्रोलिसिस से 3 अणु
मोनोसेकेराइड्स के प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं ट्राइसेकेराइड। और 4 अणु प्राप्त होते हैं तो टेट्रासेकेराइड, 5 अणु प्राप्त होते हैं पेंटासेकेराइड कहेंगे। ये इसका जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये अगर ये देखेंगे डाई माने 2, तो यहाँ आप देख रहे हैं CnH2O N-1 यानी कि 2 से 1 कम यहाँ घटाना होता है इसके संख्या में से, यानी N- डाइसेकेराइड है तो N-1 हो जाएगा, ट्राइसेकेराइड तो N-2 हो जाएगा, टेट्रासेकेराइड तो N-3 हो जाएगा, पेंटासेकेराइड N-4 हो जाएगा, हेक्सासेकेराइड हो जाएगा N-5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका जनरल फॉर्मूला CnH2O N-1 CnH2O N-2, ये ट्राइसेकेराइड का हो गया, डाइसेकेराइड, टेट्रा, पेंटा। ये यहाँ आप उदाहरण देख रहे हैं। ये जैसे डाइसेकेराइड जो होता है ओलिगोसेकेराइड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ये पदार्थ है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, ट्रीहेलोज, ये सभी ये डाइसेकेराइड हैं और ये ट्राइसेकेराइड हो गए। इसमें जो केमिस्ट्री में आपके 12th के केमिस्ट्री में जो पढ़ना है उसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन तीनों के बारे में इसका स्ट्रक्चर भी जानना है और इनके बारे में वैसे नहीं जानना है। हमने यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन में ये जानकारी के लिए यहाँ पर इसको बता दिया, लिख दिया। अब इसमें जो डाइसेकेराइड होते हैं, ये डाइसेकेराइड को अलग अलग जो इसके तीनों उदाहरण हैं इनको आप जानिए पहले सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में। तो जो माल्टोज होता है, माल्टोज इसको माल्ट शुगर भी कहा जाता है, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। माल्ट शुगर किसे कहा जाता है ऑप्शन में हो सकता है, मान लीजिए कि उसमें दिया हो लैक्टोज, सुक्रोज, इसमें आइसोमाल्टोज दिया हो, माल्टोज दिया, तो इसमें जो माल्टोज होता है इसको माल्ट, ऐसे भी नाम में देख रहे हैं माल्ट, यहाँ पर है माल्टोज शुगर। और डाइसेकेराइड का तो सूत्र पहले ही कि CnH2O N-1 और इनका अणु सूत्र जो डाइसेकेराइड का होता है वह C12H22 और O11, ये अणु सूत्र हो गया माल्टोज का। और माल्टोज का निर्माण कैसे हुआ है, तो इसमें दो ग्लूकोज के अणु जुड़े रहते हैं और ये 2 ग्लूकोज के अणु आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, ये भी क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के जो अणु हैं वह किस बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ करके माल्टोज का निर्माण करते हैं। तो उनमें 1,4 ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड होता है, इसमें 1,4 ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड होता है। 2 ग्लूकोज के अणु इसी बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको यहाँ अभी हमने बताया था, ग्लूकोज के 2 अणु हैं और ये अणु आपस में मिल करके और माल्टोज का निर्माण करते हैं। ये आप संरचना देख रहे हैं ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज के 2 अणु हो गए और इन दोनों अणुओं के बीच में ये पोजीशन है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, इसके यहाँ पर बनना बॉन्ड इस भाग में। तो आप देख रहे हैं कि एक ग्लूकोज का अणु का 1 नंबर पोजीशन, ये पहला कार्बन का पोजीशन और दूसरे का चौथा पोजीशन। तो इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो संयोग होता है, जब बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनने के समय क्या होगा कि इसमें से देखिए एक जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इन दोनों को जोड़ दिया, इस ग्लूकोज के अणु को और इस ग्लूकोज के अणु को ये जोड़ दिया। और यहाँ से क्या होता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जल का एक अणु यहाँ रिलीज हो जाता है। जब भी ग्लाइकोसाइडिक या ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा तो उसमें जितना बॉन्ड बनेगा उतना अणु जल बाहर निकलता है।
और जब ये ब्रेक करता है, टूटता है, तो टूटता है तो वही 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, जब उनका वर्गीकरण किया जाता है, तो वर्गीकरण कर रहे हैं, जब भी उनका हाइड्रोलिसिस होता है, कहते हैं हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेक डाउन, टूटेगा, तो टूटने के समय हाइड्रो मीन्स जल, और लिसिस का अर्थ होता है ब्रेक डाउन, टूटना, यानी कि जितना बॉन्ड टूटेगा इन जैव अणुओं का, उतना अणु जल की जरूरत पड़ती है। और जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये हो गया 1,4 ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड, ये यहाँ पर ये माल्टोज में जब ये बॉन्ड टूटेगा यानी हाइड्रोलिसिस की क्रिया होगी, तो यहाँ पर कैसे होगा, जल की जरूरत क्यों पड़ेगी, तो यहाँ पर तो बीच में 1 ऑक्सीजन, ये बीच में था तो 1 ऑक्सीजन ये जोड़ के रखा था। ये जब बॉन्ड टूटता है तो टूटने के समय क्या होता है कि यहाँ पर OH चाहिए, यहाँ पर OH चाहिए, और यहाँ पर भी OH चाहिए। ऑक्सीजन ये बीच में कितना था, तो इसमें ऑक्सीजन केवल 1 था, यहाँ ऑक्सीजन ये ऐसे जुड़ा हुआ था, ये बीच में 1 ऑक्सीजन था। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है, टूटता है, तो टूटने के समय ये 1 ऑक्सीजन, मान लीजिए इधर है चाहे इधर, ये मान लेते हैं कि यह ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन घट रहा है। ये कहाँ से आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसके लिए जब भी ये बॉन्ड टूटते हैं तो इनके टूटने के साथ ही क्रिया होती है, ये जो H2O है ये ब्रेक करता है, टूटता है, और इसमें से 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, 1 ऑक्सीजन निकलता है, यह ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ मिल जाते हैं, ये बॉन्ड फिर टूट जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह का हर जगह मिलेगा, जितना बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उन सभी का हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये जल की जरूरत पड़ती है। अगर 100 जगह अगर बॉन्ड टूटता है तो 100 अणु जल का चाहिए उसको कवर करने के लिए। अगर 1000 जगह टूटता है 1000 अणु चाहिए H2O का। ठीक, तो ये हो गया स्ट्रक्चर माल्टोज का, यानी कि 2 ग्लूकोज के अणु आपस में 1,4 ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये बॉन्ड का नाम भी याद रहना चाहिए, 1,4 ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। एक ग्लूकोज के 1 नंबर पोजीशन और दूसरे के 4 नंबर पोजीशन, इसके बीच में ये बॉन्ड बनता है। ठीक, और ये हो गया माल्टोज। और इसके बाद आप दूसरा जो अणु है लैक्टोज। अब इस लैक्टोज के जानिए, लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देखिए। तो लैक्टोज का भी अणु सूत्र तो वही रहेगा। ठीक, इसमें चूंकि डाइसैकेराइड है, C12H22 और O11, यही स्ट्रक्चर। इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है, मिल्क शुगर भी इसको कहते हैं, याद रखेंगे इसको कि मिल्क शुगर किसे कहा जाता है। लैक्टोज को कहते हैं चूंकि ये मिल्क में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, और इसलिए इसका नाम रखा गया लैक्टोज। लैक्टो का अर्थ होता है मिल्क। तो इसका निर्माण किससे हुआ है, जब ये डाइसैकेराइड है तो यह भी हाइड्रोलिसिस द्वारा 2 मोनोसैकेराइड प्रदान करेगा। तो लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इससे 2 अणु जो प्राप्त होते हैं, उसमें एक अणु रहता है ग्लैक्टोज और एक अणु रहता है ग्लूकोज। एक अणु क्या होगा, एक अणु इसमें रहेगा ग्लैक्टोज का, और एक अणु होता है इसमें ग्लूकोज का। इसको हम इसके बाद बताते हैं कैसे बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड पर चर्चा हम लोग इसके बाद करते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है ग्लैक्टोज का, यह भी ग्लूकोज की तरह ही होता है। ये ग्लैक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यह है, यह ग्लूकोज हो गया। ये ग्लूकोज हो गया। आप देख रहे हैं इसमें भी जो पोजीशन है वही 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहेगा, ये भी रहेगा। तो इसमें 1, 4 इसमें भी रहेगा। ये 4 नंबर पोजीशन है या 1 नंबर पोजीशन है। दोनों के स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिए, कहाँ डिफरेंस है, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, ये इस तरफ है। ये दोनों के स्ट्रक्चर का मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा
वह इस तरह से बनेगा, ऐसे ये यहाँ बॉन्ड बनेगा और इसमें से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा। आप देख ही रहे हैं इसमें दोनों जगह मिलकर, एक यहाँ ऑक्सीजन है कि यहाँ है, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोजन भी 2 है, तो इसमें से दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। यानी कि जब बॉन्ड बनता है तो इसमें से जल का अणु रिलीज करेगा, अलग हो जाता है, और एक जो ऑक्सीजन बच जाता है, यह ऑक्सीजन इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों अणुओं को ये जोड़ दिया। ठीक, यह जो बॉन्ड होगा यह 1,4 ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड हो गया, इसके बीच में ये गैलेक्टोज और यह हो गया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया। ठीक, यानी कि लैक्टोज का निर्माण किससे होता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से। गैलेक्टोज और ग्लूकोज, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो एक अणु गैलेक्टोज और एक अणु ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह से सुक्रोज, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को टेबल शुगर या केन शुगर भी कहा जाता है। जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज, इसको केन शुगर या इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है। तो सुक्रोज का निर्माण एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, बहुत पहले से इसको हम लोग बताते आ रहे हैं कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो उससे समान मात्रा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होते हैं, अर्थात इसके निर्माण में एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज ये इसमें रहते हैं। और इसके स्ट्रक्चर को देख लेना है कि ये तो आप देखते आ रहे हैं कि इसका निर्माण एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के मिलने से होता है। ये संरचना है ग्लूकोज का। यह स्ट्रक्चर सुक्रोज का है। यहाँ आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की संरचना है, ये फ्रुक्टोज की संरचना है। तो इसमें जो ग्लूकोज का 1 नंबर पोजीशन होता है और फ्रुक्टोज का 2 नंबर पोजीशन होता है, इन दोनों के बीच में यहाँ आप देख रहे हैं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके पहले वाला में भी आपने देखा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जिस तरह से उसमें होगा उसी तरह से इसमें भी दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये बाहर निकल जाएंगे और बचा हुआ जो ऑक्सीजन है, जिस तरह से ईस्टर बॉन्ड बनता है, बॉन्ड तो आप पढ़े होंगे आगे पहले ही, तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन को जोड़ देगा, इस कार्बन को और इस कार्बन को ये ऑक्सीजन जोड़ देता है। और इस तरह से जो संरचना बनती है, यह संरचना हुई ये सुक्रोज की, ये सुक्रोज हो गया। सुक्रोज में एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रुक्टोज, ये हो गया। इसके बाद जो डाइसैकेराइड होता है, तो डाइसैकेराइड का एक और वर्गीकरण है। चूंकि एक बात याद रखेंगे, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग। तो जितने मोनोसैकेराइड होते हैं सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है, और जितने डाइसैकेराइड हैं, तो डाइसैकेराइड में कुछ नॉन रिड्यूसिंग होते हैं और कुछ रिड्यूसिंग होते हैं। तो इस वर्गीकरण को थोड़ा सा याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी ये परीक्षा में आता है। और यहाँ आपको अभी हम रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले पॉलीसैकेराइड तक ये हो जाए, इसके बाद रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बारे में बताएंगे। फिलहाल ये जो वर्गीकरण है वो लिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड का, तो ये जो डाइसैकेराइड होते हैं ये 2 प्रकार के हो गए। डाइसैकेराइड कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। डाइसैकेराइड्स को हम 2 भाग में बांट देंगे। एक भाग जो होगा इसका वह हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा हो जाएगा इसको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वर्गीकृत करते हैं। तो ये याद रखना है यहाँ पर कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज
ये सुक्रोज होता है, ये नॉन रिड्यूसिंग में आता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज। और ट्री हेलोज भी इसी में है, ट्री हेलोज ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। और ये जो रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो रिड्यूसिंग शुगर में माल्टोज, लैक्टोज, आइसोमाल्टोज, इसी में सेलुबायोस इत्यादि, ये सभी जो है नॉन रिड्यूसिंग है। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। और एक सूत्र है छोटा सा, इसको याद रखने के लिए कि इसको सूत्रमाला भी कहते हैं। सूत्र से मतलब यहाँ सुक्रोज से, ये सुक्रोज होता है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसके लिए हो गया सूत्र यानी सुक्रोज। और माला ये माल्टोज और लैक्टोज कहला, ये दोनों ये रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज ऑब्जेक्टिव में आता है कि माल्टोज निम्नलिखित में से चयन करना रहता है, निम्नलिखित में से कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये हो गए ओलिगोसैकेराइड। इसके बाद आपको जानना है पॉलीसैकेराइड के बारे में, यानी कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड की संख्या बहुत अधिक रहती है, यानी कि 10 से अधिक रहेगी और यह संख्या हजारों में हो सकती है, हजारों में रहती है, तो उनको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। यानी कि अब आप पॉलीसैकेराइड के बारे में जानिए। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली का अर्थ होता है मेनी, अनेक, इसका अर्थ होता है मेनी, अनेक। और सैकेरॉन से बना है सैकेराइड, जिसका अर्थ होता है शुगर से। तो जो पॉलीसैकेराइड होते हैं इनमें कम से कम 11 यानी कि मोर देन 10 यानी कि कम से कम 11 रहेगा, और उससे अधिक ये संख्या हजारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है। ये मोनोसैकेराइड मिलते हैं तब जाकर के ये पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, याद रखेंगे कि पॉलीसैकेराइड का स्वाद मीठा नहीं होता, वो स्वादहीन होते हैं। पॉलीसैकेराइड स्वादहीन होते हैं। और साथ ही साथ ये जो होते हैं, जो ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, ये क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये एमॉर्फस होते हैं, यानी कि ये रवाहीन होते हैं पॉलीसैकेराइड। ये जल में और घुलनशील भी होते हैं जो पॉलीसैकेराइड, ये इनका सब कैरेक्टर है। और पॉलीसैकेराइड प्लांट्स में, एनिमल्स में, दोनों में पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। जैसे प्लांट आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में, 9th में भी पढ़ना है कि उसमें जो प्लांट सेल होती है उसके सेल वाल जो बना होता है प्लांट सेल का, वो बना होता है सेलुलोज से। और इसमें स्टार्च है, स्टार्च प्लांट्स में स्टोर्ड फूड है, उनका संचय खाद्य पदार्थ है, संचित खाद्य पदार्थ, पेड़ पौधा का संचित खाद्य पदार्थ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह भी रहता है कि पेड़ पौधों का संचित खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है, तो स्टार्च कहते हैं उसको। ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्टार्च का निर्माण करते हैं, तो स्टार्च पाया जाता है प्रत्येक सेल में रहेगा प्लांट के। एनिमल में स्टार्च जिस तरह से प्लांट में स्टोर रहता है, उसी तरह से एनिमल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक, तो ये पॉलीसैकेराइड बहुत ज्यादा मात्रा में मोनोसैकेराइड से मिल करके बने होते हैं। हाइड्रोलिसिस जब होगा तो उससे मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। और जितने पॉलीसैकेराइड हैं उन सभी में लगभग 80% जो हिस्सा होता है वो ग्लूकोज रहता है पॉलीसैकेराइड में। अब उसमें इनुलिन है, इनुलिन आपने फ्रुक्टोज में पढ़ा, इनुलिन का से फ्रुक्टोज का निर्माण किया जाता है औद्योगिक स्तर पर। तो इनुलिन केवल फ्रुक्टोज से बना होता है, लेकिन और जो हो गया ग्लाइकोजन हो गया, उसमें सेलुलोज हो गया, इसी तरह से उसमें काइटिन हो गया, ये सब जो होता है पॉलीसैकेराइड उसमें ग्लूकोज पाए जाते हैं। तो पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। इनका भी वर्गीकरण है, लेकिन इस वर्गीकरण से पहले स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, और विशेष रूप से स्टार्च के स्ट्रक्चर के बारे में। जो स्टार्च होता है पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं, जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया, काइटिन है, काइटिन है, कंड्रोइटिन है,
कंड्राइटिन हाइलुरोनिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड है, बहुत है इस तरह के पॉलीसेकेराइड। और इसमें जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, इन पॉलीसेकेराइड्स में हम स्टार्च के बारे में, इसके संरचना के बारे में थोड़ा जानते हैं अलग से, इसलिए कि जो स्टार्च होता है, इसके स्टार्च के स्ट्रक्चर को दो भाग में बांट दिया जाता है। एक स्ट्रक्चर एमाइलोज कहलाता है, एक को कहते हैं एमाइलोज, इसको एमाइलोज, और दूसरे को कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये दो तरह की संरचना होती है स्टार्च में, इसमें स्टार्च में। और स्टार्च में जो एमाइलोज स्ट्रक्चर है, ये कुल स्टार्च का ये 15 से 20% भाग बनाता है। और जो एमाइलोपेक्टिन होता है, यह 80 से 85% जो हिस्सा होता है स्टार्च का, उसका निर्माण एमाइलोपेक्टिन करता है। जो एमाइलोज होता है, यह एमाइलोज स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन होता है, ये सीधी श्रृंखला वाली संरचना है। और जो एमाइलोपेक्टिन होता है, यह ब्रांच जो होता है, ब्रांच चेन होता है एमाइलोपेक्टिन। और ये एमाइलोज, याद रखेंगे, एमाइलोज जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, और एमाइलोपेक्टिन होता है ये जल में अघुलनशील होता है। आप परसेंटेज देख ही रहे हैं स्टार्च में कि एमाइलोज की जो मात्रा होती है वह कम होती है, यानी 15 से 20% रहती है। एमाइलोपेक्टिन की मात्रा ये 80 से 85% होती है, यानी ज्यादा मात्रा में होता है। और इसी के कारण ये क्या होता है कि जल में अघुलनशील है। यहाँ पर चूंकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये जल में अघुलनशील होता है, ठीक, इसका टेस्ट भी नहीं होता है, स्वाद भी नहीं रहता है इसमें। इसके बाद कि जो एमाइलोज होता है, यह एमाइलोज आयोडीन के साथ, जो आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, उसमें ब्लू कलर प्रदान करता है, नीला रंग प्रदान करता है। आप टेस्ट में इसको जानते होंगे, सुने होंगे कि आयोडीन के साथ स्टार्च का जब टेस्ट करते हैं तो वो ब्लू रंग प्रदान करता है, नीले रंग का प्रदान करता है। लेकिन ये जो एमाइलोपेक्टिन होता है, यह नीला रंग न प्रदान करके इसके द्वारा रेड कलर प्रदान किया जाता है, लाल रंग प्रदान करता है, ठीक। अब इसके स्ट्रक्चर को, कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, इसके स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, इसके स्ट्रक्चर को हम आपको दिखाएंगे बना करके। यहाँ एमाइलोज जो होता है, इस एमाइलोज में मोस्टली इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, 1,4 रहता है ग्लाइकोसाइडिक। और इसमें जो होता है ये दो तरह के बॉन्ड होते हैं, 1,4 भी पाया जाता है और इसमें 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी होता है। ये दोनों तरह की संरचनाएं होती हैं, ये डिफरेंस भी है। अब हम पहले जो है ये एमाइलोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं, और इसके बाद एमाइलोज के बाद एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखा जाएगा, ठीक। तो एमाइलोज का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। यह जो संरचना दिखाई दे रही है, यह हो गई एमाइलोज की संरचना। एमाइलोज स्ट्रेट चेन होता है, सीधी श्रृंखला होती है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज के अणु हैं, ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर 1 पोजीशन है, यहाँ 4 पोजीशन है, फिर यहाँ पर 1 पोजीशन, यहाँ 4 पोजीशन, 1 4, इसी तरह सो, ठीक। तो ये 1 और 4 नंबर कार्बन आपस में लिंक करके एक लंबी श्रृंखला तैयार करते हैं, बनाते हैं, जिसको एमाइलोज कहा जाता है। ये सीधी श्रृंखला हो गई, ये